ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन कब आती है। ठीक है। अच्छा, ज़रा पानी पी लिया जाए। देखिए, आपको जितनी चीज़ें बता दी जाती हैं, अगर आप उतनी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखते हैं तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा, देखिए नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि अगर आप सारी लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख लेते हैं, तो यहाँ का तो हम दावा नहीं कर सकते कि हम आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि आप इसके बहुत करीब होंगे। ठीक है। इसके बहुत करीब होंगे और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो आप यहाँ पे भी अच्छे से फिजिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ की हम गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, फ़िलहाल इतना पढ़ाने के बाद। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस और अगर आपने कर लिए, तो आप ये समझिए कि आप इन दोनों में जो फिजिक्स का पोर्शन होगा आप इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि जो भी हम चीज़ें बताते हैं आपको लेवल के हिसाब से बताते हैं। एनसीईआरटी तो हमारा मेन पर्पज़ है कि एनसीईआरटी कवर होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप कवर कर ले जाते हैं तो आप ये मानिए सिलेक्शन के करीब हैं। आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वो भी काफ़ी बेहतर आएंगे। और नॉलेज की बात करें तो आपके पास जितनी नॉलेज एक 11th के स्टूडेंट को होनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास होगा। ठीक है, ये गारंटी है। चलिए, अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो हमारी यहाँ पे हेडिंग होने वाली है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरा अब इसे समझिए। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल को कब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कब बोला जाएगा कि ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कब ये बोलेंगे। तो देखिए, जो हम ओमेगा की बात किए थे यहाँ पे ना, अब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब कि यहाँ पे 80 आपका आएगा, मतलब 80 की वैल्यू 0 के बराबर अब आपकी होने वाली नहीं है। ठीक है। आपने देखा कि AC तो हमारा होगा ही होगा, मतलब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ये तो होगा ही होगा। मतलब इसकी वैल्यू, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो 0 कभी होने वाली है ही नहीं। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बेस पे कि जो वेलोसिटी होगी, यानी हम एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करें तो जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम डायरेक्शन की बात करें कि क्या डायरेक्शन चेंज होगी, हाँ, डायरेक्शन भी चेंज होती है। अरे सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बेस पे आप क्या बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम 80 की बात करें तो 80 भी 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर हम 80 को क्या लिखते थे, आर अल्फ़ा, तो आर अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा भी 0 के बराबर नहीं होगा। और जब अल्फ़ा 0 के बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो नॉट
कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ गई तो यहाँ से और भी बातें अपन कर सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो ज़रा अब उन चीज़ों के बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करें। देखिए, हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ही बना रहे हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ये कुछ इस तरीके से, सॉरी ये आपका ये गया। ठीक है। इसको AT बोल दीजिए या V बोल दीजिए, वेलोसिटी आप ये ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, मतलब ये होगा। ठीक है। तो ये AC हो गया आपका। अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन हमारा होने वाला किधर है, तो नेट एक्सेलरेशन हमारा ये होने वाला है, यानी A नेट ये होने वाला है। ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे हम बोलेंगे जो A नेट आएगा, यानी A नेट वेक्टर आएगा, वो AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी A नेट की बात करें, तो ये रूट में आएगा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है। ज़रा इधर का पोर्शन हटाते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं अपन, ये स्पेस है, इतने में काम चल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि AT और AC के प्लेस पे अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो AT बराबर हमने देखा है कि R अल्फ़ा होता है। ठीक है। अच्छा, AT को ही हम लिख सकते हैं dV/dt, dV/dt ये लिख सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ा को क्या लिख सकते थे, dω/dt, यानी V को, या फिर आप ऐसे बोल दें कि V को हम क्या लिख सकते हैं, V=R⍵ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं d/dt और ये लिख सकते हैं R⍵। ठीक है। ये तो बात हो गई AT की। अगर हम AC की बात करें तो AC को हम लिख सकते हैं ω²R, या इसे लिख सकते हैं V²/R। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, तो AC के प्लेस पे हम ये दो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और AT के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, जैसा गिवन हो उसके हिसाब से हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगर वैल्यूज़ को रखा जाए तो हम रखेंगे A नेट = रूट में AT के प्लेस पे आप पुट करिए। आप क्या पुट करना चाहते हैं, आप AT के प्लेस पे R अल्फ़ा पुट कर दीजिए, तो R अल्फ़ा का होल स्क्वायर। AC के प्लेस पे आप ω² R पुट कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो पुट कर सकते हैं AT के प्लेस पे आप dV/dt का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं V²/R का होल स्क्वायर, आप ये पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो A नेट के प्लेस पे आप चाहें तो अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये A नेट की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो A नेट के बारे में ये बात हो गई। अगर हमसे अब पूछता है कि आप एंगल बताइए बिटवीन V वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी, मतलब ये जो पार्टिकल के वेलोसिटी है, इस V और A नेट के बीच का एंगल बताइए। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर कभी पूछता है तो किस तरीके से एंगल बताएंगे, ज़रा उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, हम मान लेते हैं, हम पहले तो हेडिंग समझे ना, तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड A नेट वेक्टर। ये एंगल बिटवीन ये एंड A हम ऐसा मान लें इस थीटा, हम मान लेते हैं, देन हम मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं,
आप इसे शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो कुछ बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, वो बनेगा आपका, आप देख लीजिए, जैसे ये हो गया, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये AT है और ये AC आपका है तो A नेट आपका कुछ ये रहेगा। तो ये आपका A नेट हो गया और इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी भी है। तो इसी और इसके बीच में पूछा है, हमने मान लिया है थीटा, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब अगर ये मान लिया तो इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होगी AC, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी AC। अब देखिए एंगल पूछा है तो एंगल हमेशा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है यानी AC, और बेस जो होता है वो ये हो जाएगा यानी AT, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर AC की बात करें तो AC को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AC को ओमेगा स्क्वायर R अपॉन में AT, और AT के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए R अल्फ़ा। तो R अल्फ़ा, R से R कैंसल हो गया, बना ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो एक्चुअल में आएगा tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो ये आ गया एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड A नेट, ठीक है। इस तरीके से एंगल कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो हम इसके बाद बात करेंगे A नेट के बारे में, थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि जो A नेट है, A नेट में जो दो चीज़ें दी गई हैं आपको, AC और AT, आखिर उनका काम क्या है, वो करते क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के मोशन के लिए, वो ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं A नेट के बारे में। तो देखिए हम A नेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो A नेट में दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, दो क्वांटिटीज़। एक तो AT हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा हमें AC देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो AT और AC का वर्किंग, मतलब इन दोनों की वर्किंग क्या है, ये क्या करते हैं। तो देखिए जो AT है ये क्या करता है कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो हम बोलेंगे चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज करता है। अगर हम AC की बात करें तो AC के बारे में हम ये बोलेंगे कि चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। अब इसी के बेस पे हमें ये देखने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन कब आती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन कब आती है। तो अगर हम ये बोल दें पहले वाले में कि तुम भी ज़ीरो, मतलब हम ये बोल दें कि तुम भी ज़ीरो, यानी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए और जो AC है वो भी ज़ीरो हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि AT क्या करता है, ये AT का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये होता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो रिज़ल्ट जो आएगा उस रिज़ल्ट में हम ये लिख सकते हैं कि एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। कौन सा एक्सेलरेशन नहीं है, लीनियर।
तो जब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और एसी नहीं है यानी कि सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तो यानी कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ से बोलेंगे कि अगर एटी और एसी दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा। बात समझ में आ गई। अब ज़रा दूसरे को देखते हैं। मान लीजिए कि एटी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन जो एसी है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो फिर हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ से देखिए, जैसे ही एटी ज़ीरो हुआ, एटी ज़ीरो होने का मतलब कि ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तो जब स्पीड को चेंज नहीं करेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ और ये अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है यानी कि सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बोलेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे की बात करते हैं, और आगे में ये देखेंगे कि एक ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो के बराबर नहीं है, का मतलब हम ये बोलें कि अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है और ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, मतलब AC ज़ीरो है लेकिन AT ज़ीरो नहीं है। तो देखिए, जब हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वो ज़ीरो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक तो ये बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर AC की वैल्यू ज़ीरो है मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है, तो सर्कुलर मोशन नहीं है तो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये बात ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब फोर्थ पॉइंट के लिए जगह नहीं बचा है तो अपन यही कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए AT की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है, और AC की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी है। तो अगर एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन मोशन कैसा है, सर्कुलर है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बेस पे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसके बाद देखेंगे कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ज़रा देखिए।